चलिए हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाम्। द्रव्य गुण पर्याय में गुण की चर्चा अपनी चल रही है, जिनमें सामान्य गुण की बात अपन ने प्रारंभ की। एक एक करके सारे सामान्य गुणों की बात हमने करी। एक एक गुण से क्या फायदा हुआ इसके बारे में समझा, थोड़ा सा उसका देख करके कि एक एक गुण से हमें क्या फायदा हुआ। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम समझ रहे अस्तित्व गुण है, अस्तित्व गुण से हमें क्या फायदा हुआ आंटी, आपको ख्याल में है? अभी है ना प्रतिशत, अभी उसकी करनी है चर्चा। हाँ, अस्तित्व गुण से क्या फायदा हुआ ये थोड़ा सा ख्याल में आप। हाँ, मेरे से बेटर अगर आप लोग बताएं तो और ज्यादा खुल के। अंकल जी आपको अपने अस्तित्व को बताना है। हाँ अच्छा, अस्तित्व गुण को यदि हम समझ लें तो मुझे कोई मेरे नाश का, मेरे मिटने का भय रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? अनादि अनंत है, भय खत्म। दूसरा मैं अपने में पूर्ण हूँ तो क्योंकि मेरा अपना अस्तित्व मुझे पढ़ने की मात्र। हाँ, दूसरा चीज वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण से क्या फायदा हुआ? मुझे मेरा काम करने के लिए किसकी जरूरत है? मुझे अपना काम कर, मतलब मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। मेरे को अपना काम करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत है नहीं है, और दूसरी वस्तु को अपना काम करने के लिए मेरी जरूरत है। यही स्वतंत्रता समझ में आती है। तीसरा मुझे अपने स्वाभाविक क्रिया करने में किसी की आवश्यकता। हाँ, क्योंकि जब मैं विभाव पर नमन करता हूँ तो हेतु होना जरूरी। हाँ, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हर जीव को, हर द्रव्य को, तो सामान्य गुण है, उसको स्वभाव पर नमन होने में रंच मात्र भी किसी की अपेक्षा है। हाँ, रंच मात्र। अब वैभाविक रूप जो परिणमन आपने कहा उसमें परद्रव्य का निमित्त लगता है। निमित्त लगता है, लेकिन वास्तविकता में वो मेरा कार्य है कि नहीं है? वास्तविकता में वो मेरा प्रयोजनभूत कार्य नहीं है। यहाँ अपन बात कर रहे हैं प्रयोजनभूत कार्य की, अपने मतलब के काम की। और अपने मतलब के काम के लिए, अपने प्रयोजनभूत कार्य के लिए तो मुझे किसी की जरूरत है ही नहीं है। तो वही प्रयोजनभूत ही स्वाभाविक है। हाँ, वही स्वाभाविक है, और स्वाभाविक काम के लिए किसी की जरूरत नहीं है। तीसरा आया द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण क्या कह रहा है कि द्रव्य की अवस्था निरंतर। अच्छा, अब मेरा एक प्रश्न है कि हम में जो परिवर्तन होता है, परिणमन होता है, वो काल द्रव्य की वजह से होता है कि हमारे खुद की वजह से होता है? तो अपने स्वयं से वो तो निमित्त काल द्रव्य निमित्त कहा जाता है। निमित्त का मतलब क्या है? वो स्वयं कार्य को निमित्त नहीं होता। हाँ, निमित्त है बस। हाँ, परिणमन हेतु तो भले ही है काल द्रव्य के पास में, लेकिन वो परद्रव्यों के परिणमन में मात्र निमित्त मात्र है, क्योंकि उसका कार्य स्वरूप है कि उसके साथ वास्तविकता में देखा जाए कि वस्तु तो अपने द्रव्यत्व गुण से ही परिणमित होती है। वो तो बाहर में काल द्रव्य का परिणमन में हेतु होता है, निमित्तपना होता है। इस कारण से हम कहा जाता है कि काल द्रव्य के कारण ये वस्तु परिणमित हुई। ठीक है, जैसे कहा ना कि जैसे वास्तविकता में हम कहते हैं ये कार्य इनकी वजह से हुआ, ये कार्य इनकी वजह से हुआ। मैं यहाँ आया किसकी वजह से? गाड़ी की वजह से। मैंने कोई कार्य किया इनकी वजह से। वास्तविकता में प्रांजल भैया ने बताया होगा निमित्त के बारे में, जब बताया होगा जीजा और जीजा के जीजा, उदाहरण उन्होंने स्पष्ट किया होगा। बाहर में जितनी चीजें हमें दिखाई देती हैं वो सब तो क्या है? जीजा के जीजा। ये तो निमित्त भी नहीं है। जो रियल निमित्त है वो तो रियल निमित्त है ही नहीं है। रियल निमित्त कौन है? धर्म, अधर्म, आकाश, काल।
और वास्तविकता में देखा जाए तो वो भी मात्र निमित्त ही हैं, करने वाले नहीं है। ठीक है, द्रव्यत्व गुण का क्लियर हुआ। उसके बाद में प्रमेयत्व गुण के बारे में। प्रमेयत्व गुण यानी कि मैं ऐसा परमात्मा हूँ, मैं ऐसा द्रव्य हूँ जो सबको जानता हूँ। मैं तो गुण सब में है, हाँ लेकिन परमात्मा गुण सिर्फ मुझ में है। हाँ, एकमात्र मेरी विशेषता है, एकमात्र मुझे, मेरे अंदर ही ये क्वालिटी है कि मैं स्वयं को जान सकता हूँ और कोई दूसरा वस्तु ऐसी नहीं है मेरे अलावा। ये भी मैं हूँ, हाँ, ये अभी भी मैं हूँ। हाँ परमात्मा दोनों गुण है ना। हाँ, 5 गुण में खाली प्रमेयत्व गुण है, ज्ञान गुण नहीं है। मेरे में ज्ञान गुण है, तो स्वयं को जानने की शक्ति मेरे अलावा किसी के पास नहीं है। अगला गुण हमने देखा, इससे ही सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। हाँ सर्वज्ञ स्वभाव की सिद्धि होती है। हाँ, कि पुण्य की वजह से ही, क्योंकि वहाँ है कि कोई भी किसी भी वस्तु, कोई न किसी के ज्ञान का विषय नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय बनेगी बिल्कुल सर्वज्ञत्व की सिद्धि इससे होती है। बराबर। तो ये तो प्रमेयत्व गुण से। उसके बाद आया अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण क्या कहता है? 7 चीजें बताइए कि सामान्य रूप से एक लाइन में देखें तो द्रव्य द्रव्य बना रहता है अगुरु लघुत्व गुण। मतलब द्रव्य का द्रव्य बना अगुरु लघुत्व गुण के कारण से है। मतलब क्या हुआ इसका? क्या हुआ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, अपना स्वरूप नहीं छोड़ता। जैसा उसका नेचर है, जैसा उसका क्या कहा जाए स्वरूप है, उस स्वरूप रूप रहता है। किस कारण से? अगुरु लघुत्व गुण की वजह से। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। इसके अलग अलग पॉइंट्स भी और हमने बांटे थे। 2 हाँ, तो ठीक है। और उसके अनंत गुण हैं, वो बिखर के अलग नहीं होते। मतलब मैं रहूंगा, मैं किसी दूसरे रूप नहीं होऊंगा और कोई दूसरा मेरे रूप। ये मेरी परिपूर्णता है कि नहीं है? मेरी स्वतंत्रता है कि नहीं है? मेरे में कुछ बदलाव इस तरीके का आएगा ही नहीं कि मैं दूसरे की लिए हो जाऊं। और दूसरी चीज कि मेरे अंदर जो मेरी संपत्ति है, मेरे अनंत गुण है, वो मुझसे कोई छीन सकता है? और वो संपत्ति कभी बदलेगी? ऐसी इधर उधर होगी? खराब होगी कभी? इधर टोकरी में रखे हुए फल तो एक दिन खराब हो जाते हैं, लेकिन मेरे अंदर पड़े हुए अनंत गुण खराब होंगे? क्यों? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता तो भाई साहब वो एकदम फ्रेश रहेंगे हमेशा। रीजन है उनकी, इसमें क्षरण नहीं होता। हाँ, अगर क्षरण हो जाए तो द्रव्य क्षेत्र काल वहां से खंडित हो जाएगा। हाँ, और ये द्रव्य कभी खंडित नहीं होता। हाँ, द्रव्य अखंड द्रव्य है ना, अखंड द्रव्य है, वो कभी खंडित नहीं होगा। तो अगुरु लघुत्व गुण की वजह से मेरी संपत्ति मेरे रूप मेरी ही रहेगी, वो दूसरे की संपत्ति नहीं होगी। मेरी संपत्ति कोई छीनने वाला, ये निर्वाहता आती है। ठीक है। अब अंतिम जो सामान्य गुण जिसकी चर्चा जिनवाणी में मिलती है, वो कौन सा गुण है? प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण क्या कहता है? जिस शक्ति के वजह से द्रव्य का और समय को कोई आकार, मतलब स्पेस इतना ऑक्युपाई करेगा, हाँ, उसका क्षेत्र जो है हाँ, वो निर्धारित करता है। क्योंकि बिना उसके प्रदेश के तो द्रव्य हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ स्पेस जरूर ऑक्युपाई करेगा। मतलब जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। हाँ, ठीक है, आकार अवश्य होता है, उसे उसे क्या कहते हैं? प्रदेशत्व गुण। तो क्या वस्तु का एक फिक्स कोई आकार होता है? कोई ना कोई आकार का ना, कि द्रव्य का वस्तु का कोई ना कोई एक आकार रहता है। क्या कोई फिक्स आकार रहता है? आप बताएंगे। आपको कोई लगता है ऐसा एक कोई वस्तु का फिक्स आकार रहता है? कौन सा रहता है? किसमें? हाँ, वो बर्थडे उससे ही कम होगा, जैसे चीटी के उसमें गया हाँ, पर्याय, तो
उसके जो प्रदेश वो है क्या नाम है गुण है कम हो रहे वो ऐसे तो हो जाएंगे सिकुड़ेंगे कमजोर होंगे। हाँ सिकुड़ के मतलब संकोच विस्तार करती है ना और हाथी के उसमें जाएंगे पर्याय में तो वे फैल जाएंगे फैल जाएंगे, जैसे हाथी के गए तो फैल जाएंगे, तो उसमें आकार तो बदल गया। नहीं द्रव्य तो कोई ना कोई तो आकार तो होगा ना बिना आकार के तो है नहीं ना तो द्रव्य बिना उसके तो पर्याय के वैसे तो क्वेश्चन में ही आंसर है। हाँ। कोई ना कोई जब कह दिया है तो कोई फिक्स नहीं है, जब तो कोई ना कोई। हाँ, मतलब कोई ना कोई आकार कह के ये स्पष्ट कर दिया कि कोई फिक्स आकार नहीं है। जैसे एक गुण है कौन सा है? प्रदेशत्व गुण। अब प्रदेशत्व गुण ये कह रहा है कोई ना कोई आकार रहेगा। अब मैं बैठा हूं तो मेरे आत्म मेरा जो द्रव्य है उसने इस रूप आकार ले लिया, मैं खड़ा हो जाऊं तो वही आकार उस रूप हो जाएगा। तो प्रदेशत्व गुण का परिणामन बार बार हो रहा है। गुण कौन सा है? और उसकी पर्याय है, जब बैठे हैं तो बैठे रूप पर्याय है, जब खड़े हैं खड़े रूप पर्याय है, जब चींटी बन जाए तो चींटी रूप पर्याय है। कैसे लगेगा क्या? पर इसका प्रदेशत्व गुण कैसे लगेगा? हाँ। क्या चेंज होगा? हाँ, वहां चेंज नहीं होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जैसे संकोच विस्तार शक्ति किसके अंदर है? जीव के अंदर है। जीव के अलावा किसी और द्रव्य में तो संकोच विस्तार शक्ति है नहीं है। उद्गल भी उस रूप उतना ही रहता है, धर्म अधर्म आकाश काल। संकोच विस्तार नहीं, वास्तविक मूल उद्गल की बात करें तो परमाणु है, उसका आकार वैसा का परमाणु रूप ही रहता है। तो आकार ये पर्याय तो जीव के साथ हो सकता है, लेकिन जो उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की भी पर्याय वो एक रूप पर्याय है। उद्गल की कैसी? जो प्रदेशत्व गुण की ये उद्गल के परमाणु रूप है ना, ये तो कभी इसका हो रहा है कभी वो हो रहा है, तो वो हाँ वो तो फिर वैसे ही रहेगी ना। क्योंकि मूल उद्गल की बात करें तो मूल उद्गल एक द्रव्य की बात करें वो तो परमाणु ही है, स्कंद कोई एक द्रव्य नहीं है, वो तो अनंत द्रव्यों से मिलती है। एक पर्याय है वो तो, स्कंद तो इसका पर्याय है। हाँ समझ, मतलब जैसे हमने कहा संकोच विस्तार शक्ति से हमने कहा कि एक प्रदेशत्व गुण है, इस प्रदेशत्व गुण की पर्याय होती है। जब मैं बैठता हूँ तो बैठे रूप हो जाती है, जब खड़ा होता हूँ तो खड़े रूप आकार रूप अवस्था हो जाती है, जब मैं चींटी बन जाता हूँ चींटी रूप अवस्था हो जाती है, हाथी बन जाता हूँ हाथी रूप अवस्था हो जाती है। हाँ हाँ उसमें एक जैसी ही रहेगी। अच्छा उसमें एक हाँ, उसमें पर्याय तो होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं जैसे अपने में पर्यावरण होता है बदल भी जाते हैं, तो उसमें वो पर्याय तो होंगी प्रदेशत्व गुण की, लेकिन वो पर्याय एक समान रहेंगी, एक समान पर्याय रहेगी, उसमें बदलाव नहीं होगा। उसमें बदलाव परिणमन तो हो रहा है, लेकिन परिणमन होने में कोई बदलाव नहीं हो रहा, जैसे जीव में संकोच विस्तार शक्ति के कारण से देखा जाता है। बाकी में संकोच विस्तार नहीं है, इस वजह से उनमें वो चीजें नहीं देखी जाती, लेकिन प्रदेशत्व गुण तो उनका है, जिसके कारण से उनका कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। अच्छा, उसके बिना अस्तित्व ही नहीं डिक्लेयर कर सकते। हाँ, अब मेरा प्रश्न ये है कि प्रदेशत्व गुण हम कह रहे हैं कि जिसके कारण कोई आकार होता है, हम मान लो जीव का भी एक आकार मान लें, उद्गल का भी एक आकार मान लें परमाणु, धर्म का के लोक प्रमाण अधर्मी लोक प्रमाण, काल का भी एक परमाणु के जितना ही आकार होता है, हाँ एक प्रदेशी। तो लेकिन आकाश द्रव्य का क्या आकार है? उसका तो हमें कोई बाहरी ढांचा दिखाई नहीं देता। जैसे हम एक अपना आकार देखें तो जितना शरीर का ये शेप है उस रूप दिखाई देते हैं। हाँ, लेकिन जब लोकाकाश की बात करते हैं तो सारे इसमें उसके आकाश के प्रदेश है, उन सारे प्रदेशों में तो कालानु है, जो काल के अनुरूप पीछे दादा ये आपको वैसा आपको प्रश्न ये है, हमने देखा कि कोई ना कोई आकार होता है, हमें जीव पे भी समझ में आता है कि हमारी जैसी बॉडी बनी है उस बॉडी के अनुसार ही हमारे जीव ने आकार ले लिया। उद्गल भी परमाणु रूप आकार वाला है, धर्म भी लोक के आकार वाला है जैसा लोक है, अधर्म भी वैसा ही है,
काल भी समझ में आता है कि कालाणु एक प्रदेशी है, उसका भी पुद्गल परमाणु की तरह एक आकार है। ये बातें तो हमें समझ में आती हैं। लेकिन आकाश द्रव्य की अगर अपन बात करने जाएं, आकाश द्रव्य तो अनंत है, आप उसकी बाहरी जो सीमा है वो सीमा कहाँ नापने जाएंगे, तो उसमें कहाँ आपको कोई आकार समझ में आए। हाँ हाँ, तो बाहर में आकाश द्रव्य नहीं है। अलोकाकाश है, मैं मानता हूँ अलोकाकाश है। अलोकाकाश क्या आकाश द्रव्य नहीं है? द्रव्य है। तो द्रव्य है तो उसका उसमें प्रदेशत्व गुण होगा कि नहीं होगा? अगर प्रदेशत्व गुण है तो उसका आकार भी होना चाहिए। जबकि बाहरी सीमा अगर आप मापने जाओ तो उसकी तो अनंत सीमा, कोई ऐसा शेप नजर में नहीं आ रहा है। इसीलिए तो आकाश सबको उदाहरण देता है, ये कहा जाता है। वैसे तो भैया क्या लगता है आपको? अखंड है वो तो पता है, लेकिन उसका कोई आकार किस रूप आकार होगा? लोकाकाश का तो हमें समझ में आता है, लेकिन लोकाकाश मात्र ही तो आकाश नहीं है, अलोकाकाश भी तो एक अखंड आकाश है ना। तो उसका शेप किस रूप में देखते हैं आप? क्या समझ में आता है आपको? वो तो लोकाकाश हो गया, जो तीनों बात वाले से आप निश्चित बता रहे हो वो तो लोकाकाश हो गया। उसमें मेरा प्रश्न है, जैसे मान लो हमने देखा कि ये ग्रंथ है, समाचार ग्रंथ है, इसका एक शेप बना हुआ है, इस शेप रूप ये आकार हो गया, ठीक है। मैं अपनी बात करूं या सिद्ध परमेष्ठी बात करें, सिद्ध परमेष्ठी का हम देखते हैं जैसे एक आकार होता है ऐसा, बैठे रहो, इस रूप में आकार होता है। लोक की भी बात करें, धर्म में ऐसा समझ में आता है। लेकिन आकाश द्रव्य तो असीमित है, अब उसका हाँ उसका आकार कैसा होगा? नहीं वो तो बता सकते हैं, वो अच्छी बात है, वो बता सकते हैं। हमें भी तो सीखना है, हमें भी तो सोचना है ना, विचार करना है इसके बारे में। तो वो अरूपी है। हाँ अरूपी है तो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, केवल ज्ञान का विषय है। हाँ, केवल ज्ञानी ने जो बताया है कि आकाश द्रव द्रव, ये तो भेद करके लोकाकाश हमने भेद करके समझाने के लिए भेद किया है, वास्तव में तो अनेक द्रव है और सबको अवधारणा दे रहा है। जितना ही लोकाकाश का पार्ट है वो सभी 6 में से द्रव, उसमें स्वयं को भी अवधान है, अन्य द्रव को भी अवधान है, उनको अवधारणा देता है। तो उसका आकार जो है प्रदेश उसके हैं, लेकिन वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में उसका आकार आता है, वह जो सर्वत्र फैला हुआ है, ऐसे में घट जाता है। देखो थोड़ा और, अगर आप कहोगे वो अरूपी है इसलिए आकार नहीं देखा जा सकता उसका, नहीं तो जीव भी अरूपी है, धर्म अधर्म ये भी अरूपी है, काल भी अरूपी है, लेकिन उसके आकार का तो हमें आइडिया लगता है, केवल ज्ञानी ने बताया ना। तो ऐसी आकाश द्रव्य का क्या आकार होगा? अनंत प्रदेशी है, सर्वत्र फैला हुआ है, अनंत प्रदेशी है। और कोई उत्तर इसके बाद, इसके आप पीछे से आपको, चलो ये बता दो आपको किसकी बात सही लगी नहीं हमें, कुछ तो समझ में आया हो। इतने सारे लोगों ने काफी चीजें बताई, उनमें से कुछ चीज तो ख्याल में आई होगी आपको। हाँ जी, आपको जैसे इसमें बता रखा है कि कोई जैसे इसका वो आकार है ना, तो वो सिरकटे पुरुष का जितना आकार है तो ऐसे इसका होगा आकार, वो तो लोग पता है। चलिए थोड़ा सा अपन सोचें, अपन क्या सोचते हैं कि आकार मतलब क्या, कि बाहर की सीमा है, बाहर की बाउंड्रीज बना दें उसका नाम आकार है। लेकिन यहाँ हाँ उत्तर ये आ गया था स्टार्टिंग में, उन्होंने बता भी दिया था, लेकिन मैं ये देख रहा था सब लोगों ने सुना कि नहीं सुना। वास्तविकता में आकार इसका नाम नहीं कि बाहर से कितना सीमित है, वास्तविकता में आकार का मतलब ये है वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका अपने प्रदेश कितने हैं, ठीक है। तो उसके जो अनंत प्रदेश रूप हैं वही उसका आकार है। वो हमें भले ही बाउंड्रीज नहीं है हमारे ख्याल में, लेकिन उसके अनंत प्रदेश है, ये तो ख्याल में है, तो अनंत प्रदेश रूप होना ही उसका आकार है। हमारा आकार क्या है वास्तविकता में? वैसे तो हमारा भी आकार, ये तो असमान जाति पर्याय से नाप रहे हैं। हाँ वो तो नाप रहे हैं इस तरीके से। समय हमने जो कहा सांस ले, हमने जिस भी पर्याय है
पर्याय तो समान जाति असमान जाति, हाँ उस रूप है, लेकिन अब तो रूप देखा गया है तो वो भी असंख्यात प्रदेश ही उसके आकार, वो है उसके असंख्यात प्रदेश ही उसके आकार हैं। धर्म अधर्म के भी असंख्यात प्रदेश ही उसके आकार हैं, और पुद्गल और काल के एक अपना अपना एक प्रदेशी होना ही उसका आकार है। क्योंकि जब वो सिद्ध बनते हैं हाँ तब भी कुछ न्यून जो राज्य कर्म होता है हाँ उससे कुछ न्यून बन रहा है। हाँ। तो वहाँ पे भी जो आत्मा है, वास्तविक जो जीव है, उसका कहाँ आकार होता है? वो तो असंख्यात प्रदेश वो असंख्यात जीव चाहे किसी भी जगह जाए, वो असंख्यात प्रदेशी वहीं रहेगा, वो कभी कम ज्यादा नहीं होगा, असंख्यात के असंख्यात प्रदेश ही रहेंगे। नियत प्रदेश हाँ, तो मतलब कि असंख्यात प्रदेश ही उसका आकार है। फिक्स आकार इस रूप में जो सीमाएं बना देते हैं, वो इस तरीके से शेप बना देते हैं अपन कोई ड्राइंग बनाते समय, उस रूप आकार नहीं है, अपने अपने जो प्रदेश हैं, हाँ जिसके उसके प्रदेश हैं वही उसका आकार है। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न, ये प्रदेशत्व गुण के कारण कह रहे हैं कि अपने 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 जो प्रदेश हैं वही उसका आकार है, मतलब ये कौन सा गुण है, सामान्य की विशेष? सामान्य गुण है। तो अब जब प्रदेश किसके हैं? हर द्रव्य के अपने अपने प्रदेश हैं, ठीक है, लेकिन जब हर वस्तु के अपने अपने प्रदेश हैं, अपना अपना एरिया है, अपना अपने आकार है, तो फिर आकाश द्रव्य का क्या रोल रह गया वहां पर? आंटी आंटी तो आत्मा में बैठी है। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, चलो हाँ चलिए। मेरा प्रश्न ये था कि हम ये कहते हैं कि सभी द्रव्यों के अपने अपने प्रदेश हैं, सब अपने अपना एरिया है, तो जब सबका अपना अपना एरिया है, सबके अपने अपने प्रदेश हैं, तो बाकी सभी द्रव्यों को आकाश द्रव्य के भीतर रहने की क्या जरूरत है? हाँ, तो वही तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ, तो आकाश द्रव्य अवगाहना देता है। जैसे मान लो मेरे पास मेरा घर नहीं है रहने को, तभी तो मैं आपके घर में आऊंगा रहने के लिए। जब मेरे पास मेरे खुद का घर हो तो मैं काहे के लिए आपके घर में आऊंगा? अब हम एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि सब द्रव्यों के पास अपना अपना प्रदेश है, अपना अपना आकार है, और ये भी कह रहे हैं कि उन सभी द्रव्यों को रहने के लिए जगह कौन देता है? आकाश द्रव्य। जब सबके पास अपना अपना आकार है, सबके पास अपना एरिया है, तो फिर आकाश द्रव्य में रहने क्यों जाते? मेरा प्रश्न ये है। तो व्यवहार है, आकाश द्रव्य में उठाना है, बस तो अपने स्व चतुर्थी में अपने नहीं सके सब द्रव्य, तो व्यवहार है। आकाश द्रव्य छह के छह द्रव्य में सबसे विशाल द्रव्य है। तो हर द्रव्य क्या लगता है आपको? आप बताओ। चलो अच्छा, एक काम करते हैं, मैं किसी से पूछ रहा हूँ, आपको उनकी बात सुननी है, फिर बताना आपको उनकी बात सही लगती है गलत लगती है, ठीक है? इतना बताओ आप, हाँ या ना में जवाब दो अभी, ठीक है? चलो बस आप बताएंगे। हर जगह उपस्थित रहता है, वो तो बात ठीक है, हर जगह उपस्थित रहता है, लेकिन जब हर वस्तु का अपना अपना एरिया है, अपना अपना प्रदेश है, तो उसे आकाश द्रव्य क्यों जगह देता है? ऐसा क्या है? आकाश द्रव सभी द्रव भिन्न भिन्न है। हाँ निश्चय से देखा जाए तो हर द्रव अपने स्वतंत्र नहीं रहता है। हाँ, आत्मा जैसे छह द्रव उसमें रहते हैं, व्यवहार का कथन है। अब जो द्रव होगा वो कहीं ना कहीं तो होगा ही। अब जहाँ है वो सब वहाँ आकाश द्रव है, तो इसलिए उसको आकाश द्रव में योगदान दिए उसको, लेकिन वास्तव में वो तो अपने में ही है, कहीं भी जाए अपने में ही रहेगा। व्यवहार से उसको आकाश द्रव के योगदान कहते हैं। आपको ख्याल में आया क्या बोला इन्होंने? अच्छा सही बोला है, सही लगा कि गलत लगा आपको? सही है पक्का? सोच के बोलना, अभी गलत बोल दिया हो उन्होंने। ये तो रोज पढ़ाते हैं कि सारे द्रव्य अपने अपने सत्य में रहते हैं। ये तो रोज पढ़ाते हैं। हाँ देखो, वास्तविकता में सही बोला उन्होंने कि आकाश, हाँ, अब आकाश द्रव्य के पास सबसे ज्यादा एरिया, मतलब अपन कहें कि जो फैला हुआ है वो आकाश द्रव्य है,
अब चूंकि वास्तविकता में तो हर वस्तु अपने अपने में ही रहती है, अपने क्षेत्र में ही रहती है, अपने क्षेत्र से बाहर नहीं नहीं जाती, लेकिन वो जहां भी रहे वहां आकाश द्रव्य उपस्थित होता है। इस कारण से हम यहाँ कहते हैं कि ये आकाश द्रव्य उस वस्तु को क्या दे रहा है, अवगाहना दे रहा है। रियलिटी में देखा जाए तो हम कहाँ रहते हैं, तो हम तो अपने आप में ही रहते हैं। नैमित्तिक संबंध बोलेंगे। हाँ, इसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। अगर वो डबल जीजा जीजा की तरफ से बात करें तो हम दिल्ली में रहते हैं। नहीं तो दोनों स्वतंत्र। हाँ, मगर हम ये तो नैमित्तिक का संबंध बनते हैं। हाँ, हम अब दिल्ली में रहते हैं, हम अपने घर में रहते हैं, ये तो बहुत बाहरी कथन है। थोड़ा और सूक्ष्मता से तो थोड़ा और निमित्त के ऊपर ही आधार रखे गए तो हम आकाश द्रव्य में रहते हैं। और अगर निमित्त पे आरोप ना रखते हुए वास्तविकता में देखा जाए तो हम आकाश द्रव्य में भी नहीं रहते, अपने क्षेत्र में रहते हैं, अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं। उन असंख्यात प्रदेशों से कभी बाहर जाते हैं, जा ही नहीं सकते, ये मेरी सीमा है। उन असंख्यात प्रदेशों से कभी बाहर नहीं जा सकते, कभी बाहर नहीं निकल सकते। इसका मतलब मैं उन असंख्यात प्रदेशों से कभी बाहर, मेरा जो क्या कहा जाए साम्राज्य है, मेरा सुना है। जो मेरा एरिया है, अच्छा मैं अपने एरिया से बाहर नहीं जा सकता, पर वस्तु मेरे एरिया में आ सकती है, नहीं आ सकती, पक्का। ना मैं जा सकता ना मतलब हर वस्तु के साथ प्रदेशत्व गुण है। जिस तरीके से मैं अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता हूं, ऐसे ही हर वस्तु अपने अपने प्रदेशों में बराबर से रहती है। अच्छा, रहने के लिए एक वस्तु को दूसरी वस्तु के एरिया ऑक्यूपाई करने की जरूरत पड़ती है। मतलब मुझे रहना है इस क्षेत्र में, मुझे रहने के लिए किसी दूसरे घर की जरूरत पड़ेगी, दूसरे के। आगे समझने की जरूरत है। भाई साहब, इतनी सुरक्षा है कि मुझे मेरे घर में कोई घुस नहीं सकता और मैं अपने घर से बाहर जा नहीं सकता, ये इतनी सुरक्षा है। वो एक भजन आता है ना बड़े पंडित साहब का, कि निज प्रदेशत्व रूपी किले बंदी है, जिसको रक्षित रखे निज का अस्तित्व ही। वास्तविकता में निज का अस्तित्व, निज की सत्ता, स्वयं की सत्ता इस प्रकार की है कि निज प्रदेशत्व रूपी किले बंदी। ये प्रदेशत्व गुण है ना, ये प्रदेशत्व गुण क्या है, कोई सामान्य गुण तो है, लेकिन क्या सामान्य गुण है, कैसा सामान्य गुण है, ये एक प्रकार की किलेबंदी है। किलेबंदी कैसे होती है, आप पुराने जमाने में इतिहास में पढ़ने जाएं, जब पुराने राजाओं का आक्रमण हो जाता, बाहर के राजाओं का आक्रमण हो जाता था, तो एक राज्य में किले में सभी लोग बंद हो जाते थे, वहां पूरा राज्य चलता था एक किले के भीतर। उस किले की इस तरीके, जब किला बंद हो जाता था तो क्या होता था कि ना बाहर का आदमी अंदर आ सकता है और ना अंदर का आदमी, पड़ी रहती थी दूसरे उसमें, हाँ कि भाई किसी तरह से अंदर जा सके। हाँ, लेकिन वास्तविकता में क्या होता, बाहर का आदमी अंदर नहीं जा सकता और अंदर का आदमी बाहर नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी जगह विद्यमान है और सब अपने अपने काम में मस्त हैं। इसमें आधार संबंध भी कह सकते हैं, आधार, हाँ कह सकते हैं कि भैया हम किसके आधार से रहते हैं, तो अपने प्रदेश के अपने आधार से रहते हैं। हम किस में निवास करते हैं, कि अपने असंख्यात प्रदेशों में निवास करते हैं। तो ऐसे निज प्रदेशत्व रूपी किलेबंदी, जैसे उस किले में ना बाहर का आदमी प्रवेश कर सकता है ना अंदर का आदमी बाहर जा सकता है, ऐसे ही हर वस्तु में अपने प्रदेशत्व रूपी किलेबंदी है। किलेबंदी मतलब एक जगह पर हम रह रहे हैं। हमने उस दिन देखा था जब सिकंजी वाले उदाहरण से, हो सकता है एक ही प्रदेश पे 6 द्रव्य रह रहे हों, एक ही इस विश्व में आकाश के एक ही प्रदेश पे 6 द्रव्य रहते हैं, और रहने के बावजूद सबका एरिया, सबके प्रदेश
चतुष्ट है, सबके चतुष्ट है, एकदम अलग अलग हैं। एक दूसरे को, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, एक दूसरे के अड़ता नहीं है, एक दूसरे के लिए बाधक नहीं होता, एक प्रदेश पे रहने के बावजूद। क्यों? क्योंकि आकाश के एक प्रदेश पे भले ही वो रह रहे हैं, अफगान ले रहे हैं, लेकिन सबका अपना अपना प्रदेशत, अपना अपना आकार भिन्न भिन्न है। ये प्रदेशत्व गुण कह रहा है। उस प्रदेशत्व गुण के समझ लें तो वास्तविकता में हमें दूसरे के एरिया की जरा भी जरूरत है कि नहीं? सिर्फ बल्कि वो चीज सिद्ध हो जाती है कि जब मैं अपने दूसरे से बात नहीं कर सकता, दूसरा मेरे को कुछ नहीं करता, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कुछ नहीं कर सकता। जो हम दूसरों के को हम जो हथियाने की कोशिश करते हैं दूसरे का एरिया, हम तो वास्तविकता में कह रहे हैं, जिनवाणी कह रही है भैया तुम तो अपने असंख्यात प्रदेशों में इतने सीमित हो कि तुम असंख्यात प्रदेश से एक प्रदेश बाहर पैर नहीं रख सकते, और तुम दुनिया में इधर उधर की जमीनें हथियाने में लगे हो। एक देश दूसरे देश पे कब्जा करने की फिराक में लगा है। ये तो बहुत दूर की बातें हो गई। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि अपने असंख्यात प्रदेश से बाहर पैर नहीं रख सकते तुम, और दूसरा तुम्हारे असंख्यात प्रदेशों में प्रवेश नहीं कर सकता। एक परमाणु नहीं कर सकता, एक दूसरा जीव द्रव्य नहीं कर सकता। ये जिनवाणी कह रही है। और हम क्यों किस लिए परेशान हैं? ये घर भी पे भी मेरा कब्जा हो जाए, इस शहर पे भी मेरा कब्जा हो जाए, इस देश पे भी मेरा कब्जा हो जाए, इस जगह पे भी मेरा कब्जा हो जाए। दुनिया भर पे कब्जा करने की फिराक में हम घूमते हैं। कितने विकल्प कर लेते हैं, कितना सोच लेते हैं। अगर ट्रू सेंस में असमान जाति द्रव्य पर्याय नहीं लगा, कैसे? और इसमें पूर्व में लगेगा कैसे? जो जीव और पुद्गल की पर्याय है, हाँ, उसका ही आकार बदलता हुआ दिखता है। बाकी के जो 5 द्रव्य हैं उनका तो एक जैसा ही परिणाम है। हाँ, उनमें तो कभी भी हीनादिनता आएगी नहीं। जो जैसा जिसका आकार है इसी में दिख रहा है ना। तो सही मायने में क्या है? वैसे तो जीव का अगर इंडिविजुअल स्वरूप देखें और पुद्गल का देखें तो 6 के 6 द्रव्य में कभी भी एक जैसा ही आकार है। हाँ, वास्तविकता में हमने जो बात करी कि कोई जो शेप हो ना, उसका नाम प्रदेशत्व तो नहीं है, उसका नाम आकार नहीं है। अपने अपने जो प्रदेश हैं, हो सकता है असंख्यात हो सकता है अनंत हो सकता है एक हो, लेकिन जो उन हाँ कालाणु परमाणु ये दोनों एक एक प्रदेशी हैं। आकाश अनंत प्रदेशी है, जीव अजीव धर्म, जीव धर्म अधर्म ये तीनों असंख्यात प्रदेशी हैं। लेकिन ये परमाणु और काल द्रव्य एक प्रदेश से कभी दूसरे प्रदेश पे जाएगा मतलब परमाणु तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे परिणमन तो कर सकता है, आगमन तो कर सकता है, लेकिन अपना जो प्रदेश है परमाणु रूप, उस प्रदेश को कभी छोड़ेगा कि उसको नहीं छोड़ेगा अपने स्थान। हाँ, जीव असंख्यात प्रदेशों से रत्ती भर भी बाहर जाएगा नहीं जाएगा। काल द्रव्य कभी भी अपने अनंत प्रदेशों से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, आकाश द्रव्य अपने अनंत प्रदेशों से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, बाहर तो जाएगा ही नहीं, अपने भीतर रहने वाले जो अन्य द्रव्य हैं आकाश द्रव्य में ही अंदर रहने वाले जो अनंत द्रव्य हैं, चाहे वो जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, काल हो, उनमें क्या आकाश द्रव्य का प्रदेशत्व जाएगा? नहीं जाएगा। प्रवेश होएगा? ये नहीं होएगा, क्योंकि उनका अपना आकार अलग है, उनका अपना एरिया अलग है, और आकाश का अपना एरिया अलग है। हाँ, तो जब ये सिद्ध कर दिया कि आकाश के एक प्रदेश में 6 द्रव्य रहते हैं, तब वो एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करते। हाँ, अनंत आकाश में तो सारे हैं, तो वो बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब तो इसका मतलब कि हम जितनी कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा इतना एरिया हो जाए, हमारा इतना एरिया हो जाए, हम इतने व्यापक हो जाएं, इतने व्यापक हो जाएं,
हम मान लो, अब मान लो हम बहुत छोटे से हों, हम ये चाहते हैं ना, हम कभी लंबे हो जाएं, मोटे हो जाएं, नाटे हो जाएं, पतले हो जाएं, दुबले हो जाएं, बहुत सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन कैसे भी हो जाएं, रहेंगे कैसे? असंख्यात प्रदेश ही रहेंगे। उन असंख्यात प्रदेशों में एक प्रदेश बढ़ेगा, एक कम होगा, मतलब नियत प्रदेश ही है, उसमें क्रंच मात्र भी बदलाव नहीं आएगा, वो प्रदेश तो उतने के उतने ही बने रहेंगे। तो इतने विकल्प करना कि ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं, बेकार है। और वैसे भी देखो ना पंडित जी, मैं पूरे कास्ट के बराबर हूँ। हाँ, जब वो होता है समुद्रघाट, 343 घंटा में मेरा पूरा का पूरा फैला हुआ है। हाँ, तो पूरा 3 लोक में मेरे हर प्रदेश में मेरी आत्मा का प्रदेश है। हाँ, तो इससे बड़ा और क्या है, लोकाकाश परमाणु ज्ञान है मैं। तो उतना मतलब लोकाकाश प्रमाण हूं या नहीं हूं, अगर यहाँ तो ये कह रहे हैं लोकाकाश प्रमाण हूं या नहीं हूं, लेकिन मेरे असंख्यात प्रदेश तो मेरे पास ही रहेंगे, चाहे होंगे नहीं हों। मैं नहीं भी होता लोकाकाश प्रमाण, एक चींटी मात्र बना रहा हूं, एक मनुष्य मात्र बना रहा हूं, लेकिन मेरे असंख्यात प्रदेश तो असंख्यात ही रहेंगे, उसमें जरा भी एक प्रदेश की ना बढ़ोतरी होने वाली है ना घटोतरी होने वाली है, वो फिक्स है। और तो हम जितनी परेशानियां माथे पे ले घूमते हैं, इतनी टेंशन माथे पे ले घूमते हैं कि ये एरिया भी मेरा हो जाए, मैं थोड़ा बढ़ जाऊं, ये मैं पतला हो जाऊं, ये सारी चीजें क्यों ले रहे? क्योंकि हमें प्रदेशत्व गुण का ख्याल नहीं, अपना एरिया, अपना जो साम्राज्य है ना, उस साम्राज्य का ख्याल नहीं है, अपने किले का ख्याल नहीं है। इस कारण से, और इस किले का ख्याल में हो कि भैया तुम्हारा जो किला है इस प्रकार से बंद है कि ना तुम उससे बाहर निकल सकते, ना परवस्तु आके तुम्हारे इस प्रदेशत्व में प्रवेश कर सकती है। अब बताओ किस बात की टेंशन रहेगी? कोई राजा हो उसे ये पता चल जाए मेरा जो राज्य है ना, उस राज्य में कभी दूसरा राजा आकर के ना तो हमला कर सकता है, ना आक्रमण कर सकता है, ठीक है, और ना मुझे मेरा राज्य कभी भी इधर उधर जा सकता है। मेरा राज्य जितना है वैसा का वैसा बना रहेगा और सुरक्षित बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार की परेशानी आने वाली नहीं है। अब बताओ उससे ज्यादा सुखी राजा कोई होगा? ना उसे दूसरे पे हमला करने की टेंशन, ना दूसरे के हमले से बचाव की टेंशन। अब आप दूसरे सेंस में देखो ना सर, कि एक सिद्ध में अनंत सिद्ध व्याप्त हैं, और वहाँ पे विरोधिया जीत भी है। हाँ, किसको कोई नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। वहां अनंत सिद्ध व्याप्त होने के बाद भी बिल्कुल भी हस्तक्षेप जरा भी नहीं है, वहां भी यहाँ भी हमारे साथ, हम शरीर में रह रहे हैं, शरीर के भी एक एक परमाणु हमारे साथ ही रह रहे हैं, एक ही प्रदेश पे साथ में रह रहे हैं आकाश के, लेकिन रहने के बावजूद इसका हस्तक्षेप मेरे पे नहीं है, मेरा हस्तक्षेप इस पे नहीं है। हमें लगता है कि हस्तक्षेप है, लेकिन वो प्रदेशत्व गुण है, अपने अपने निज प्रदेशत्व रूपी किलेबंदी है, जिसको रक्षित रखे निजका अस्तित्व ही, कि अपनी अपनी सत्ता, मेरा होना ही, मेरा प्रदेशत्व गुण ही मेरी रक्षा कर रहा है, उसमें दूसरे का हस्तक्षेप कभी भी रत्ती मात्र भी होने वाला नहीं है। अच्छा चलिए, तो ये प्रदेशत्व गुण, इसके माध्यम से हमने ये सामान्य गुण की अभी तक जितनी चर्चा थी, 6 सामान्य गुण की अपने चर्चा मिलती है, उन चर्चाओं की और भी थोड़ा आप विचार करके आए, और किस तरीके से हमें प्रदेशत्व गुण के माध्यम से, 6 सामान्य गुण के माध्यम से समझने से क्या क्या हमें लाभ मिलता है, क्या क्या हमें फायदा होता है, ये भी बहुत विचारणीय विषय है, बहुत सोचने लायक विषय है। क्योंकि अगर अपन द्रव्य गुण पर्याय के बारे में सामान्य रूप से समझें तो बहुत निर्भरता आ सकती है, बहुत। वो कहते हैं ना कि जिनवाणी तो अगाध है, जितना पढ़ो उतना कम, लेकिन मुद्दे की बात आप समझ लो, थोड़ी बहुत बात भी आप समझ लो, जैसे शिव बुद्धि मुनराज को हुआ था,
उत्पुष्मास भिन्नम की बात समझ में आ गई तो काम हो गया उनका। ऐसे थोड़ा सा भी विषय अगर हमें पढ़ें, मात्र मान लो द्रव्य गुण पर्याय भी यदि हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में अधिक से अधिक चिंतन करें, वस्तु स्वरूप समझने की कोशिश करें। और वस्तु स्वरूप समझ क्या है? ये वस्तु स्वरूप तो यही है द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप। और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को यदि हम समझें तो उससे वस्तु स्वरूप समझ में आएगा, उससे तत्वों का स्वरूप समझ में आएगा, उस तत्वों के स्वरूप से हमें तत्व का श्रद्धान होगा, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। वही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। तो हम जो भी पढ़ें, जो भी समझें, द्रव्य गुण पर्याय भी पढ़ें, तो कहीं ना कहीं निर्णय की भावना से पढ़ें, निश्चय की भावना से पढ़ें कि हमारा निर्णय हो सके, हम सुख के रास्ते पे आगे बढ़ सके, इसी मंगल भावना से। गुरु